चलिए स्टार्ट करते हैं ना। एक मिनट देखो, सबसे पहले आज की क्लास में एक क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट, लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था उसी से रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए बीम ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम एयर इनटू ए मीडियम ना। लाइट बीम क्या करती है? ट्रैवल करती है कहां से? एयर से किसी मीडियम के अंदर। इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ इन द मीडियम। स्पीड दी हुई है और क्या दी हुई है? वेवलेंथ। स्पीड और वेवलेंथ दी हुई है। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन एयर विल बी, एयर में वेवलेंथ पूछ रहा है, ठीक है? तो क्या दिया हुआ है? स्पीड और वेवलेंथ ना। स्पीड और वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है? अगर कल की क्लास आपको याद हो, v1 अपॉन v2 बराबर होता है लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 के ना। आपको यहां पे अगर आप पहले क्या कहते हैं, एयर में क्या पूछा है? वेवलेंथ पूछा है ना। इसमें पूछा है एयर में, तो एयर में स्पीड कितना होती है? 3 × 10 टू द पावर 8 होती है और एयर में वेवलेंथ पूछ रहा है। अच्छा, स्पीड दी हुई है, मीडियम में कितना है? 1.5 × 10 टू द पावर 8 और आपको लैम्डा 2 दिया हुआ है, वेवलेंथ कितना नैनोमीटर? 230 नैनोमीटर। लैम्डा 1 आ जाएगा 460 ना। हां सही है, कर ले जाओगे ना। दो गुना हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? टेबल जल्दी करिए फटाफट। अगली वैरायटी देखिएगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि ये कहीं ना कहीं इसमें लेंस इन्वॉल्व होगा क्वेश्चन में, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपसे पहचानने को पूछा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर ना। एक और वैरायटी मैं आपको बता देता हूं। ये इस तरह से एक लेंस है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या होता है, एक इंसिडेंट रे आकर के पड़ती है ऐसे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे हो गई। अच्छा, ये कहीं ना कहीं एक सर्किल का पार्ट होता है ना, ये सर्किल का पार्ट होता है। अब नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा इस सरफेस से? नॉर्मल कहां से ड्रॉ होता है? इसके सेंटर से। तो ये वाली लाइन किसकी हो जाएगी? नॉर्मल की ना। अब इसके बाद क्या है, मान लेते हैं ये कहां पे था? एयर में। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से तो ज्यादा होगा, है कि नहीं? अगर एयर से ज्यादा होगा तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगा रिफ्रैक्ट होकर के, या अवे? रेयरर से किधर जा रही है? डेंसर जा रही है ना, तो टूवर्ड्स नॉर्मल। तो टूवर्ड्स नॉर्मल थोड़ा, ठीक है। चलो, ये क्लियर है ना। तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल, ये आई हो गया और ये क्या हो गया? आर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा मुझे आप ये बताइएगा ध्यान से, इधर एयर है, ये μ1 है, समझ आ रही ना बात? और इधर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, समझ पा रहे हैं ना? और इधर मान लेते हैं μ3 है। तो आप ये बताइएगा, इन तीनों में रिलेशन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? रिलेशन पूछा जाता है। तो अगर कल की बात याद हो मेरी, तो मैंने आपको बताया था कि जिस जिस मीडियम में एंगल ज्यादा होगा वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? कम होता है। और इधर एंगल क्या है? कम, तो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा। तो अगर देखोगे तो μ2 क्या है? ग्रेटर देन है। μ2 क्या है? ग्रेटर देन है किससे? μ1 से। पहली बात हो गई। और दूसरी बात, μ2 से μ3 में कैसी चली गई है? सीधी। तो अगर सीधी चली गई है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां भी मीडियम ही है कि नहीं? अगर मीडियम है तो इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का क्या है? बराबर है, तभी कैसी निकल गई? सीधी। तो μ2 बराबर हो जाएगा किसके? μ3 के। तो ये रिलेशन पूछा जाता है, तो आपको पहचानना आना चाहिए। समझ आ रहे? जहां पे एंगल क्या होगा? ज्यादा, वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और जहां पे एंगल क्या होगा? कम, वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। और अगर कहीं पे सीधी निकल जा रही है तो वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? सेम। क्लियर रहेगा? इस क्वेश्चन को कर लीजिए। हो गया ना? हो गया ना? ठीक है। अब हेडिंग डालिए। ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से रिफ्रैक्शन का ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसे करके हेडिंग कुछ नहीं होगी, बस कॉन्सेप्ट करके लिख लेना, कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको देखिएगा, इसमें क्या है, अगर ऐसे पैरेलल सरफेसेस हैं, एक, ये दूसरी और ये तीसरी, ठीक है, इस तरह से पैरेलल सरफेसेस है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है μ1 और इसका μ2, इसका μ3 और इसका μ4, इस तरह से है, ठीक है। और लाइट क्या होती है? ये सारी की सारी कैसी सरफेसेस है? पैरेलल है। तो पैरेलल अगर सरफेसेस है और यहां पे लाइट आकर के इंसिडेंट करती है, नॉर्मल से ऐसे इंसिडेंट करती है,
तो ये अपने रास्ते से क्या हो जाएगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अगर अगला मीडियम डेंसर है तो नॉर्मल के क्लोज, और अगर अगला मीडियम रेयरर है तो नॉर्मल से अवे। तो पता नहीं, हमें पता नहीं है कि कैसा है, मान लेते हैं ऐसे क्लोज चला गया। समझ आ रही ना, सीधा हो गया क्या, ठीक है, ऐसे हो गया, क्लियर रहेगा। फिर उसके बाद ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, नॉर्मल कहलाएगी, ये वाली लाइन। और फिर उसके बाद यहां से क्या होगा, इस तरह से रिफ्रैक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, नॉर्मल। और फिर नॉर्मल से क्या होगा, ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा इस तरह से, ऐसे, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये वाला एंगल क्या है, आई ना, और ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, R1 ना। अच्छा ये Z बन रहा है ना, ऐसे Z बन रहा है, यहां पे देखिए Z बन रहा है ना, तो अगर ये R1 है तो ये भी क्या होगा, R1, ठीक है। फिर ये R1 इसके लिए क्या है, इंसिडेंस। अगली वाली सरफेस के लिए क्या होगा, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, R2। अगर ये R2 है तो ये भी कितना होगा, R2। फिर उसके बाद यहां पे अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा, ठीक। अब स्नेल्स लॉ लगाइए। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है μ1 साइन ऑफ एंगल बराबर होगा μ2 साइन ऑफ R1, फिर बराबर होगा किसके, μ3 साइन ऑफ R2, फिर उसके बाद बराबर होगा किसके, μ4 साइन ऑफ R4 ना। यहां से एक बात पता चलती है कि म्यू और साइन ऑफ एंगल ना, म्यू और साइन ऑफ एंगल, ये जो है हर मीडियम में कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। यही हुआ ना, मतलब ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है हर मीडियम में। समझ आ रही ना बात है, क्या कह रहा, हाँ ये R3 है, क्लियर रहेगा ना। म्यू इंटू साइन ऑफ एंगल का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो हर मीडियम के लिए क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये क्या कहलाता है, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको करिए, फिर इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, और इसी पे लेटरल शिफ्ट का एक क्वेश्चन आ सकता है, फिर उसको करते हैं, ठीक है। ये जब कैसे लगे हों, मीडियम कैसे लगे हों, पैरेलल, तब का कॉन्सेप्ट है। अच्छा इससे एक आइडिया नहीं मिलता कि इस लेयर के बीच में, एक मिनट, जब लेयर्स पैरेलल लगी हो तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल, और थर्ड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल करके आप कुछ भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब क्या होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल हर लेयर के लिए क्या होता है, सेम होता है, अगर किस में लगे हो, पैरेलल में लगे हो। क्लियर रहेगा ना। हो गया। देखिएगा एक क्वेश्चन, ये एक लेयर और ये दूसरी और ये तीसरी और ये चौथी, ठीक है। ये म्यू इज इक्वल टू 1.5, ये म्यू इज इक्वल टू √3, ये म्यू इज इक्वल टू √2, और ये म्यू इज इक्वल टू 2.42 ना, ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पे ये हो गई नॉर्मल, यहाँ पे एक रेज आकर के इंसिडेंट करती है 45 पे, कितने पे, 45 डिग्री पे। समझ आ रही ना बात, आपको रिफ्रैक्शन एंगल बताना है। अच्छा यहाँ पे एयर है तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। आपको रिफ्रैक्शन एंगल बताना है जब म्यू की वैल्यू √2 है। फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
व्हेन म्यू इज इक्वल टू कितना है, √2 है, कितना आएगा 30। सीधा लगा दीजिए इसके और इसके बीच में ना, स्नेल्स लॉ। इसमें क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू कितना है 1 साइन ऑफ 45 बराबर होगा किसके, इसका म्यू कितना है √2 साइन ऑफ r ना, समझ आ रही ना बात। तो यहां से साइन 45 की वैल्यू कितना होती है 1/√2 इज इक्वल टू √2 साइन ऑफ r। तो साइन ऑफ r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 साइन थीटा 1/2 कब होता है, जब r कितने के बराबर हो 30 डिग्री। बस आंसर हो गया, निकाल ले जाओगे ना। इसके क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है। एक क्वेश्चन लेटरल शिफ्ट पे करा देता हूं मैं, ठीक है। लेटरल शिफ्ट क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक ये मीडियम है, ठीक है, ये मीडियम है, इसमें लाइट आती है, ठीक है। लाइट ऐसे इंसिडेंट करती है नॉर्मल से इंसिडेंट करती है किसी एंगल थीटा पे, ये थीटा हो गया। अब ये डेंसर मीडियम है तो किधर शिफ्ट होगी, मतलब किधर मुड़ेगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। फिर उसके बाद यहाँ पे एक नॉर्मल, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी है, ये वाला एंगल थीटा के बजाय आई ले लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट ना। फिर उसके बाद ये रे यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगी। अच्छा इस बार क्या होगा, डेंसर से किधर जा रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका मान लेते हैं कितना है 1 है, और इधर भी कितना है 1 है। फिर से वापस कहाँ जा रही है, एयर में, तो डेंसर से रेयरर जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, इमरजेंस एंगल। थोड़ा सा मैंने एक क्वेश्चन कराया इस पे इमरजेंस के बारे में, समझ आ रही ना बात। अब अगर आप देखोगे स्नेल्स लॉ लगाइए ऊपर वाले में और नीचे वाले में, तो ऊपर वाले में लगाओगे तो म्यू की वैल्यू कितना है 1 और साइन ऑफ इंसिडेंस आई ना बराबर होगा म्यू इसका कितना है 1 और साइन ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा ये दोनों आपस में साइन आई बराबर है किसके, साइन आर के, तो एंगल ऑफ आई बराबर है किसके, एंगल ऑफ आर के। अरे वही ई कर देते हैं, ठीक है, कितने के बराबर होगा, ई के बराबर। क्लियर है ना। अरे वो स्नेल्स लॉ ओरिजिनल लिख दिया था मैं, ठीक है। तो इसके भी यहां पे स्नेल्स लॉ लगाइए और यहां पे स्नेल्स लॉ लगाइए, तो यहां से कितना हो जाएगा 1 इंटू साइन ऑफ आई, और यहां पे 1 इंटू साइन ऑफ इमरजेंस। तो अगर साइन आई बराबर है साइन ई के, तो इसका मतलब इंसिडेंस एंगल बराबर है किसके, इमरजेंस एंगल के। तो इससे पता चलता है कि अगर दो सरफेसेस और दोनों पैरेलल लगी हो और एक सरफेस से लाइट इन कर रही हो और दूसरी से क्या कर रही हो, आउट कर रही हो, तो हमेशा जिस एंगल पे इन होगी उसी एंगल पे क्या होगी, आउट होगी। अगर सरफेस पैरेलल है तब, और अगर पैरेलल नहीं है तो रिफ्रैक्शन का एक कॉन्सेप्ट अगला ही है प्रिज्म। आपको पता है प्रिज्म किसे कहते हैं। अगर लाइट की एंट्री दो सरफेसेस है और इनके बीच में कैसा है एंगल, थीटा है, तो एक से इंटर करती है और दूसरे से क्या करती है, आउट करती है, तो इसको बोलते हैं प्रिज्म। क्योंकि दोनों सरफेस के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। अगर इन दोनों के बीच में एंगल ना हो, दोनों कैसी हो, पैरेलल हो, तो ये वाला सीन दिखेगा आपको, समझ आए। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रिज्म का एक पार्ट है कि नहीं, जिसमें दोनों सरफेसेस क्या होती हैं, पैरेलल होती। अगर पैरेलल होंगी सरफेसेस तो जितने एंगल पे इन होगा उतने एंगल पे आउट होगा। समझ आ रही ना बात। प्रिज्म आप ये ना समझिए ऐसे कोने जिसमें होता है, प्रिज्म का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, जिसमें क्या होता है, जिसकी दो सरफेसेस के बीच में क्या होता है, एंगल होता है। यहां तक क्लियर है ना।
तो अब एक चीज आप देखिए, हमने पता कर लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है एंगल ऑफ इमरजेंस के। तो इसको देखिए लेटरल शिफ्ट किसे बोलते हैं। अगर ये लाइट ऐसे मतलब रिफ्रैक्शन अगर ना होता, स्पीड चेंज ना होती, तो ये ऐसे जाती। थोड़ा सा ये पिक्चर अच्छी बनाइएगा, ये ऐसे जाती ना। अगर ऐसे जाती तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसके बीच में, ये वाली, समझ आ रही ना बात। तो लाइट ऐसे जाना था, वो इधर से थोड़ा सा इधर आ गई, तो इसी को बोलते हैं क्या, जो रेड कलर वाला है, इसी को क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। समझ आ रही ना बात। इस पे कभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करा दे रहा हूं, अगर आए तो आप कर ले जाए। समझ गए ना, लेटरल शिफ्ट। अच्छा, रे ऐसे आ रही है और ऐसे चली जाए तो इसको क्या बोलते हैं, डेविएशन। क्या बोलते हैं, और रे ऐसे जा रही थी और पीछे हट गई तो इसे क्या बोलेंगे, शिफ्ट बोलेंगे। आपको फील आ रहा है ना दोनों में फर्क। ये जा रही थी और जिससे जाना था उससे नहीं गई, थोड़ा सा ये क्या कर गई, मुड़ गई, इसे क्या बोलते हैं, डेविएशन। और इसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट बोलते हैं। तो ये जो शिफ्ट होता है ये कितने का होता है, ये पता करना होता है। तो ये अगर एंगल आई है तो ये वाला एंगल कितने के बराबर होगा, आर। अच्छा, आप खुद बताइए मुझे, ये वाला एंगल कितने के बराबर होगा, ये वाला, ये ना, ये आई है ना, ये वाली लाइन है ना, तो ये टोटल एंगल कितना होगा, आई। उस ये टोटल एंगल कितना होगा, आई, उसमें से ये आर निकाल दोगे तो ये वाला एंगल कितने के बराबर है, आई माइनस आर के बराबर। अभी आप देखिएगा हम कैसे जुगाड़ करते हैं। मान लेते हैं इसकी जो थिकनेस है वो डी के बराबर है, कितने के बराबर, डी के बराबर। अब वेक्टर काम आएगा, समझना। ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज, ये वाली लेंथ मान लेते हैं कितने के बराबर है, एक्स के बराबर। कितने के बराबर है, एक्स के बराबर। बढ़िया से समझिएगा, अगर ये वाली लेंथ कितने के बराबर है, एक्स के बराबर, तो मुझे थोड़ा सा आप बताइएगा एक्स कॉस आर कितने के बराबर होगा, एक्स कॉस आर, ये वाला कंपोनेंट इस वाले वेक्टर का, ये वाला, ये कितने के बराबर होगा, डी के बराबर ना। नहीं समझ आई बात, क्लियर होगा ना। ये x cos r कितने के बराबर होगा, d के बराबर। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई cos r हो जाएगा। ये वाली लेंथ आपको पता चल गई ना, ये व्हाइट कलर वाली लेंथ जो x है वो कितने के बराबर है, d डिवाइड बाई cos r के। अब देखिए ये वाला चीज क्या कहलाता है, लेटरल शिफ्ट। और इसको किससे दिखाते हैं, डेल से। अब थोड़ा सा मुझे आप बताइएगा, ध्यान से सुनना। अगर ये वाला वेक्टर पता है ये कितने के बराबर है, d डिवाइड बाई cos r के बराबर है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। नहीं समझ आ रही बात। देखिए ये वाली लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, मैं यहां पे बना देता हूं। ये वाली लाइन ऐसे हो गई, ये एक एक्सिस हो गई, ये वाली। नहीं समझ आई बात। अच्छा, इससे दूसरी एक्सिस कितने डिग्री पे होगी, 90 डिग्री पे। और ये वाली लाइन कितने के बराबर है, ये वाली लाइन कितने के बराबर है, x के बराबर। और ये वाला एंगल कितने के बराबर, i माइनस आर के बराबर। अब ये बताना ये वाला कंपोनेंट कितने के बराबर होगा, x cos i माइनस आर। और ये वाला, और ये x sin r जो होगा, यही तो लेटरल शिफ्ट है। नहीं समझ आई बात। ये x cos i माइनस आर और ये x sin i माइनस आर, और ये जो x sin i माइनस आर होगा, इसका ये वाला कंपोनेंट, ये वाला, यही तो लेटरल शिफ्ट है। समझ आ रहा। तो लेटरल शिफ्ट कितने के बराबर होगा, x sin i माइनस आर, यही होगा ना। और x कितने के बराबर है, d डिवाइड बाई cos r, और ये क्या हो जाएगा, sin i माइनस आर। इसको मैं चाहता रटने के लिए बोल देता, लेकिन थोड़ा छोटा ही कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ा नहीं है, इसलिए मैंने बता दिया। अगर आप निकाल ले जाएं तो कर ले जाएं, ज्यादा बेहतर है। इसी को क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं है, खाली वेक्टर का कमाल है। सबसे पहले हमने इससे x की वैल्यू निकाली, क्योंकि मुझे d पता था।
तो x cos r कितने के बराबर हो गया? x cos r कितने के बराबर हो गया? d के बराबर। मैंने x की वैल्यू जुगाड़ करके निकाली। फिर जब x की वैल्यू पता चल गई तो मुझे पता था ये वाला एंगल कितने के बराबर है? i माइनस आर। तो ये x cos i माइनस आर और ये x sin i माइनस आर। तो x sin i माइनस आर जो होगा वही क्या कहलाता है? लेटरल शिफ्ट कहलाता है। बस आंसर हो गया, कर लीजिए इसको। अबे ये x है ना, ये हमने मान लिया x है, और ये वाला एंगल कितने के बराबर है? r के बराबर। तो ये x cos r कितने के बराबर हो जाएगा? d के बराबर। ठीक है, हो गया ना। अब अगली चीज सुनिएगा, एक चीज इसको रट मारिए, फिर एक क्वेश्चन कराता हूं मैं। ये वाली जो लेंथ अगर तिरछी हो जाती है ना, ऐसे रिफ्रैक्शन के बाद तिरछी हो जाती है, तो इस x की वैल्यू कितने के बराबर होती है? d बाई cos r के बराबर। याद रहेगा ना, कितने के बराबर हो जाती है x की वैल्यू? d बाई cos r। देखिए दो क्वेश्चन कराता हूं, इस पे ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन, अगर ये एक स्लैब है जिसकी थिकनेस कितना है? d है। कितने के बराबर है? d के बराबर। एक लाइट है जो ऐसे इंटर करती है, नॉर्मली इंटर करती है। तो अगर किसी सरफेस पे नॉर्मली लाइट इंटर करती है तो उसका वो किस रास्ते से निकल जाती है? सीधे निकल जाती है, स्ट्रेट लाइन में। इसकी थिकनेस कितने के बराबर है? d के बराबर। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर है? म्यू के बराबर। ये कहां से लाइट इंटर की है? एयर से। तो आपसे पूछता है टाइम कितना जरूरी होगा या जरूरत पड़ेगी जिससे क्या होगा? लाइट इस पार से किधर चली जाएगी? उस पार। समझ आ रही ना? टाइम कितना चाहिए होगा किसको? लाइट को, स्लैब को क्रॉस करने के लिए। तो टाइम चाहिए ना आपको, टाइम पूछ रहा है, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस दी स्लैब, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस दी स्लैब। अगर ये फाइंड करना है तो देखिएगा कैसे फाइंड करोगे। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितने के बराबर है? d। और स्पीड कितने के बराबर हो गई? ये आप पढ़ चुके हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फार्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है? c बाई v। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c बाई म्यू। तो यहाँ पे v की जगह पे क्या रख दोगे? c बाई क्या हो जाएगा? म्यू। म्यू किधर चला जाएगा? ऊपर। ये आंसर आ गया। लेकिन अभी इसी क्वेश्चन को ऐसे कर देता, ये स्लैब था और इसकी डिस्टेंस, इसकी थिकनेस कितने के बराबर थी? d के बराबर थी। वो सॉरी, रेयरर से किधर जा रही है? डेंसर जा रही है। तो रेयरर से अगर डेंसर जा रही है तो इंसिडेंस एंगल क्या होगा? बड़ा होगा। और ये नॉर्मल से किधर जाएगा? टूवर्ड्स नॉर्मल। तो टूवर्ड्स नॉर्मल ऐसे हो जाएगी। अरे मैं क्या कर रहा हूं यार, एक मिनट। ये किधर जाएगी? टूवर्ड्स नॉर्मल, ऐसे। ये वाला एंगल क्या होगा? r, बहुत छोटा होगा। यहां तक क्लियर है ना ये पिक्चर? अब आपसे पूछता, ध्यान से सुनिएगा, अब आपसे पूछता टाइम टू क्रॉस दी स्लैब। टाइम पूछता फिर, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस बार कितनी डिस्टेंस चल रहा है? ये सीधी d के बराबर नहीं चल रहा है। ये कितने के बराबर? ये वाली डिस्टेंस कितना मान लेते हैं? x। और x की वैल्यू अभी पढ़े हो, कितने के बराबर होती है? d बाई cos r ना, d बाई cos r। और स्पीड कितने के बराबर हो जाएगी? c बाई म्यू। इतना आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? क्लियर रहेगा ना? इस बार इतनी डिस्टेंस चलेगी ना लाइट, पिछले वाले में सीधी चली गई थी, तो ये डिस्टेंस कितने के बराबर थी? d के बराबर। और जब तिरछी जाएगी तो x की वैल्यू कितने के बराबर होती है? d बाई cos r के। कर ले जाओगे ना? ठीक है, दोनों क्वेश्चन कर लीजिए। अगला जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं, इस पे कुछ मैं मेंस के भी क्वेश्चन बहुत ही शॉर्टकट करा दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले आपको बढ़िया से समझना पड़ेगा, तभी उसको जल्दी से हम कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया से सुनिएगा ताकि हम शॉर्टकट कर सके उस कॉन्सेप्ट को।
ठीक है, हेडिंग डालिएगा अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ क्या होता है इसको समझिएगा, ठीक है। ये चीज हमें दिखती है हमारी लाइफ में। कई दफा आपने देखा होगा, जब आप स्विमिंग पूल में देखते हैं, स्विमिंग पूल होता है, तो स्विमिंग पूल में जब पानी में ऐसे देखते हैं तो ऐसा लगता है उसकी जमीन ऊपर है, लेकिन जब उसके अंदर जाते हैं तो गहराई ज्यादा होती है। तो हमें वो जो हाइट ऊपर दिखाई देती है उसी को क्या बोलते हैं, अपेरेंट। लेकिन वो सच नहीं होता, इसलिए इस वर्ड में क्या जुड़ा हुआ, अपेरेंट, मतलब लगता ऐसा है लेकिन होता नहीं है। और अगर मान लेते हैं एक ऐसे कोई मीडियम है, ठीक है, एक मिनट, ये ग्लास है या कोई चीज ऐसी है, उसके बॉटम पे एक सिक्का ऐसे रखा हो, कॉइन रखा हो, और इस सिक्के को जब ऊपर से आप देखोगे तो ऊपर से देखने पे ये कॉइन ऐसे गहराई में नहीं दिखता, बल्कि किधर दिखता है, थोड़ा सा ऊपर दिखता है। समझ आ रही ना बात? तो थोड़ा से ऊपर दिखना मतलब सच में सिक्का कहां पे है, नीचे है। अगर ये ऊपर दिखाई देता है तो हकीकत में ये है कि सिक्का नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि सिक्के की इमेज दिखाई दे रही है। नहीं समझ आई बात? सिक्का तो अपनी जगह पे है ना, तो अगर ऊपर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब सिक्का नहीं बल्कि क्या दिखाई दे रहा है, सिक्के की इमेज दिखाई देती है। समझ आ रही ना बात? तो समझते हैं अपेरेंट डेप्थ क्या होता है। अच्छा, एक चीज हम जब से हम पढ़ रहे हैं, हम हमेशा क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। और इमेज की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई, यू। कहां से, सरफेस से। तो सरफेस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना है, यू है। अब जो हमें दिखाई देता है ये किधर दिखाई देता है, ऊपर दिखाई देता है। नॉर्मली हर कोई जानता है किधर दिखाई देगा, ऊपर। कैसे ऊपर दिखाई देता है वो चीज आप समझिएगा। अगर यहां पे आपकी आई है इस तरह से, ठीक है, आई ऊपर लगी हुई है, तो यहां से क्या होगा, एक रे निकलेगी, इंसिडेंट करेगी यहां सरफेस पे, और एक रे यहां से निकाल दीजिए। ये दो रे निकली और जा करके क्या की, इंसिडेंट की। अच्छा, यहां सरफेस पे क्या होगा बताइए, नॉर्मल ना, नॉर्मल। अच्छा, ये डेंसर से किधर लाइट जा रही है, रेयरर जा रही है। तो डेंसर से अगर रेयरर जाएगी तो किधर हो जाएगी, किधर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी तो इस तरह से हो जाएगी ना, ऐसे, ऐसे हो जाएगी, और ये ऐसे हो जाएगी। अच्छा, ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड। तो अच्छा, इंसिडेंट रे किसकी लोकेशन बताती है, ऑब्जेक्ट की, और रिफ्रैक्टेड रे किसकी बताती है, इमेज की। अच्छा, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, क्या ये सच में जैसे रिफ्लेक्शन में था वैसे रिफ्रैक्शन में है? तो यहां पे कौन इमेज बनाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, रिफ्रैक्टेड रे सच में मिलेंगी, किधर मिलेगी, आगे तो नहीं मिल सकती, किधर मिलेगी, पीछे मिलेगी। तो पीछे अगर मिलती है, इसको पीछे मिला लीजिए, यहां पर दिखाई देगा। समझ आ रही ना बात? तो यहां पे दिखाई देगा। ये ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है ऊपर से देखने पे, बल्कि क्या दिख रहा है, इमेज दिख रही। अब इसकी सरफेस से ये वाली जो डिस्टेंस होगी इसे क्या बोलेंगे, v बोलेंगे। और इस v को ही क्या बोलते हैं, अपेरेंट डेप्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपेरेंट डेप्थ। ये किसकी पोजीशन है, इमेज की पोजीशन। अब क्या होता है, ध्यान से अगला वर्ड सुनिएगा बढ़िया से। इसमें क्या होता है, ये जो हम, एक चीज आप थोड़ा सा ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बताइएगा। ये एक ट्रायंगल है, ध्यान से सुनना, ये एक ट्रायंगल है ना, बढ़िया से समझना। ये 4 है और ये 5 है और ये 3 है ना। तो अभी एक चीज आप देखिए, ये एंगल है थीटा। अच्छा, साइन थीटा कितने के बराबर होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन
बेस। अच्छा ये बताओ, ये वाला एंगल आप लिए हो ना, तो बेस कौन सा होता है? ये 4 वाली लाइन जिस पे एंगल रखा हो, 4 वाली लाइन क्या है? बेस है। और 5 वाली लाइन क्या है? हाइपोटेनियस। तो आपको दिख रहा है अभी बेस और हाइपोटेनियस में फर्क है। बेस कितने के बराबर है? 4, और हाइपोटेनियस किसके बराबर? 5। इसलिए साइन थीटा और टेन थीटा में क्या है? अलग अलग। अगर ये एंगल बहुत छोटा हो जाए, एंगल क्या हो जाए? बहुत छोटा हो जाए, तो एंगल बहुत छोटा हो जाएगा तो ये करीब आ जाएगा। तो ये अगर 4 है ना, तो ये भी लगभग कितने के करीब पहुंच जाएगा? 4 के करीब। कितने के करीब पहुंच जाए? 4 के करीब। तो ये अगर 4 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए ये बेस था और ये क्या था? हाइपोटेनियस। बेस और हाइपोटेनियस में कोई फर्क रह जाएगा? नहीं ना। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट, अगला जो मैं फार्मूला बताने जा रहा हूं, जिसका आंसर बताने जा रहा हूं, वो अपेरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट तब है जब एंगल ऑफ। अच्छा एक बात थोड़ा सा मुझे बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा। इस लाइन को यहां पे, इसको ध्यान से देखिए। ये वाली लाइन, ये वाली रेड कलर वाली लाइन, इतना खाली ध्यान से देखिए। ये यहां से यहां तक ये वाली लाइन जेड बना रही है कि नहीं? ये ऐसे ना जेड बना रही है ना। तो अगर ये एंगल आई है ना, ध्यान से सुनना, ये एंगल ऑफ क्या है? नॉर्मल से है ना। ये एंगल ऑफ क्या कहलाएगा? इंसिडेंस। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी एंगल ऑफ क्या है? इंसिडेंस है। नहीं समझ आ रही है बात? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? बहुत छोटा है, तो उस वक्त साइन थीटा बराबर होता है किसके? टेन थीटा। और जब साइन थीटा बराबर होगा टेन थीटा से, फिर स्नेल्स लॉ लगाओगे। स्नेल्स लॉ लगाने के बाद जो फार्मूला आएगा वो आपका आएगा μ2 डिवाइड बाई μ1 इज इक्वल टू v डिवाइड बाई u आएगा। ये समझ आ रही ना बात? अब हम स्नेल्स लॉ का नहीं यूज करेंगे। स्नेल्स लॉ का यूज तब करते जब ये एंगल कंसिडरेबल होगा। अदरवाइज इसी फार्मूले से आपका काम चल जाएगा, आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना, v क्या है थोड़ा सा बताइए? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या कहलाती है? सरफेस से इमेज की दूरी, या इसे दूसरा नाम क्या देते हैं? अपेरेंट डेप्थ। और u क्या है? सरफेस से जितनी गहराई में क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और μ2 और μ1 में फर्क सुनिएगा, ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझना। अच्छा रिफ्रैक्टेड रे किसमें है? इसका ये मान लेते हैं एयर है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? 1। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? म्यू। तो ध्यान से सुनिएगा, रिफ्रैक्शन रे मतलब बढ़िया से समझिए, यहां पे रिफ्रैक्टेड रे किसमें है? किसमें है? एयर में है ना। तो जिस वाले मीडियम में रिफ्रैक्टिव कौन सी रे होगी? रिफ्रैक्शन वाली रे होगी, उसे μ2 हमेशा बोला जाएगा। बस इस फार्मूले को लगाते वक्त क्या कंसेंट्रेट करना है? जिस मीडियम में कौन सी रे है? रिफ्रैक्शन वाली है, उसे क्या बोला जाएगा? μ2। अब जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा? μ1। आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। समझ आ रही ना बात? तो अब मिसाल के तौर पे इस वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। ध्यान से सुनना, एक मिनट ध्यान से सुनिएगा। अभी रिफ्रैक्टेड रे किस वाले मीडियम में है? एयर में है ना। तो रिफ्रैक्टेड रे एयर में है, तो μ2 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अच्छा ये कितने के बराबर हो जाएगा? म्यू। और ये क्या हो जाएगा? v क्या है? v क्या है? इमेज डिस्टेंस। और u क्या है? और मान लेते हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितने के बराबर है? d के बराबर है। तो यहां पे क्या हो जाएगी? d। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d डिवाइड बाई म्यू। इसी को बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ। समझ आ रही ना बात? इसी को क्या बोलते हैं? अपेरेंट डेप्थ। समझ गए ना? तो अपेरेंट डेप्थ का सिंपल सा फार्मूला क्या होगा? एक बार मुझे बताइएगा, ध्यान से सुनना। अगर मान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये ग्लास है और एक मिनट एक क्वेश्चन करा देता हूं, फिर आप लिखिएगा। ये वाली हाइट मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर है। कितना है? 12 सेंटीमीटर। और 12 सेंटीमीटर पे क्या रखा हुआ था? एक कॉइन रखा हुआ।
या 16 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 16 सेंटीमीटर कर लीजिए। 16 सेंटीमीटर पे क्या रखा हुआ है? एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और हम कहां से देख रहे हैं? टॉप से देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं? टॉप से। ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, ये किधर दिखाई देगा? ऊपर दिखाई देगा। और अपेरेंट डेप्थ हमेशा याद रखना, ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कहां से है? सरफेस से। तो अपेरेंट डेप्थ भी कहां से आएगी? सरफेस से आएगी। तो थोड़ा सा मुझे जवाब दीजिएगा, यहां पे अपेरेंट डेप्थ अगर आपको निकालना है तो ये वाली दूरी चाहिए होगी ना। ये वाली दूरी क्या कहलाएगी? अपेरेंट डेप्थ। और इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हो? वी दे सकते हो। अब आप फार्मूला तुरंत लगाइए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं लिख देता हूं। म्यू इज इक्वल टू कितने के बराबर है? 4/3। और यहां पे क्या है? एयर। समझ आए? तो रिफ्रैक्टेड रे किस में जाएगी? इस वाले मीडियम में ना। तो रिफ्रैक्टेड रे जिसमें जाएगी उसका पहले फार्मूला लिखो, μ2/μ1 बराबर होगा किसके? v/u के। μ2 कितने के बराबर है? 1 के बराबर। और μ1 कितने के बराबर है? μ1 दूसरा वाला ना, कितने के बराबर होगा? 4/3 हो जाएगा। इक्वल टू v, और u की वैल्यू कितना है? 16। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर आ गया। यही क्या है? अपेरेंट डेप्थ। कर ले जाओगे ना, कोई इसमें बड़ी बात? तो ऑब्जेक्ट किधर शिफ्ट हो, मतलब किधर चला जाता है? ऊपर चला। अच्छा ये बताओ, इसको बोलते हैं सरफेस से जितना गहराई में इमेज दिख रही है उसे क्या बोलते हैं? अपेरेंट डेप्थ। और ऑब्जेक्ट कहां पे था? यहां पे। और इमेज कहां पे दिखाई दे रही? यहां पे। इस वाली दूरी को बोलते हैं शिफ्ट। क्या बोलते हैं? शिफ्ट बोलते हैं। तो अगर आपको शिफ्ट कैलकुलेट करना हो, पिछले क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, इस वाले में अगर आपको शिफ्ट कैलकुलेट करनी हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? ये टोटल दूरी कितना है? d। और d में से ये वाला क्या कर दोगे? अपेरेंट डेप्थ माइनस। तो d में से कितना माइनस करोगे? d/μ। d क्या हो जाएगा? कॉमन। शिफ्ट कितना हो जाएगा? d इंटू 1 माइनस 1/μ। बस आंसर हो जाएगा। आपको अगर शिफ्ट पूछता है, हकीकत में ऑब्जेक्ट कहां पे था? यहां पे। और दिखाई कहां पे दे रहा है? यहां पे दिखाई दे रहा है ना। तो यहां पे था, यहां पे दिखाई दे रहा है। समझ पा रहे हो ना? यहां पे था, यहां पे दिखाई दे रहा है। तो आपसे पूछता है कि ये ऑब्जेक्ट कितना ऊपर शिफ्ट हुआ है, कितना ऊपर दिखाई दे रहा है। तो शिफ्ट निकालने का तरीका क्या होगा? ये पूरी डिस्टेंस कितने के बराबर है? d। और ये वाली डिस्टेंस कितने के बराबर है? अपेरेंट डेप्थ। v कितने के बराबर है? d/μ। तो d में से क्या माइनस कर दोगे? d/μ। तो आपको क्या पता चल जाएगा? शिफ्ट पता चल जाए। अभी मैं निकाल देता हूं, पहले इसको लिखिए। इतना समझ गए ना? कौन सा? जब ये एंगल बहुत छोटा होगा तभी ये फार्मूला एप्लीकेबल है। समझ आ रही ना बात? उस केस में ये जो बेस है और हाइपोटेनियस है दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते, जब ये एंगल बहुत छोटा हो। तो जब ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस बराबर हो जाएगा तो साइन थीटा और टेन थीटा में कोई फर्क नहीं रहेगा, तब ये आएगा आंसर। और अगर फर्क रह जाएगा तो वो अभी मैं करा रहा हूं। ठीक है, एक मिनट, मैं आपकी क्लियरिटी के लिए फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये वाला फार्मूला कब है? ये वाला फार्मूला जब साइन थीटा बराबर हो जाता है किसके? टेन थीटा के। इसका मतलब ये एंगल क्या है? बहुत छोटा है। जब ये एंगल बहुत छोटा है तो इसका मतलब कौन सा एंगल बहुत छोटा है? इंसिडेंस एंगल। अगर इंसिडेंस एंगल बड़ा होगा तब क्या होगा? अभी एक क्वेश्चन उसका भी देख लेंगे। समझ आ रही ना बात? ये सिर्फ फार्मूला कब के लिए एप्लीकेबल है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो? बहुत छोटा हो। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा किसके बराबर होगा? टेन थीटा के। उसी केस में ये आएगा। तो मुझे डेरिवेशन करना पड़ता, फालतू दिमाग खराब होता, सीधा मैंने लिख दिया फार्मूले को। समझ आ रही ना बात? हो गया ना? ये अपेरेंट डेप्थ है, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ये एग्जाम्पल है।
हाँ, एक मिनट सुनो, अगली चीज सुनना। इसमें इस वाले का एक फार्मूला लिखते हैं, एक मिनट सुनिएगा, एक मिनट। ये वाली ऑब्जेक्ट कितनी गहराई पे है सरफेस से? डी। कितनी डेप्थ पे है? डी डेप्थ पे है ऑब्जेक्ट, और इमेज कितने पे दिख रही है? वी पे ना। तो अगर आपको पता करना हो कि ऑब्जेक्ट कितना ऊपर दिख रहा है, उसे क्या बोलते हैं? शिफ्ट। तो शिफ्ट का फार्मूला क्या होगा? शिफ्ट, शिफ्ट कितने के बराबर होगा? शिफ्ट कितने के बराबर? डी माइनस कितना ऊपर दिख रहा है? डी बाई म्यू ना। इतना दिख रहा है तो डी क्या कर लोगे आप? कॉमन। कितना बचेगा? 1 माइनस 1 बाई म्यू। इसे क्या बोलते हैं? शिफ्ट बोलते हैं। समझ पाए ना? तो ऑब्जेक्ट कितना ऊपर दिखाई देगा, कितना शिफ्ट होगा? इतना शिफ्ट होगा, इतना शिफ्ट होकर के दिखाई देगा इमेज के फॉर्म में। समझ पा रहे हो ना? अच्छा, इसमें बता दीजिए, इस वाले क्वेश्चन में, इसको लिखिएगा अभी। इस वाले क्वेश्चन में मुझे बता दीजिए शिफ्ट कितना हुआ है। इस वाले क्वेश्चन में शिफ्ट कितना हुआ? कितना था? 16। कितना था? 16। और दिखाई कितने पे दे रहा है? v की वैल्यू कितना है? 12। तो शिफ्ट कितना होगी? 4। निकाल ले जाओगे ना? ठीक है, इसको लिख लीजिए। हो गया ना? शिफ्ट समझ आ गया बढ़िया से? एक क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। देखो अगला वाला कॉन्सेप्ट, अगर मान लेते हैं, ये बहुत फेमस सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक चिड़िया है यहां पे, चिड़िया कैसे बनेगी? ये तो मछली हो गई। ये, ये मछली हो गई, जो भी है। अभी तुम्हारी वाली देखते हैं। 24 सेंटीमीटर पे चिड़िया ऐसे बना देते हैं बस। ठीक। और ये फिश है। अब इसके बाद क्या होता है? ये जो बर्ड है ना, इसको फिश को देख रही है। तो सबसे पहले आपको ये दिखाना, बताना है, क्या बताना है? कितने ऊपर दिखाई देगा। तो ये चिड़िया, ये जो क्या कहते हैं फिश है, ये कहाँ पे दिखाई देगी? ऊपर दिखाई देगी। तो ये कितना ऊपर दिखाई देगी वो हमसे पूछा है। समझ आ रही ना बात? यहां गई दिखाई देगी। तो अपेरेंट डेप्थ क्या पूछा है? अपेरेंट डेप्थ। तो आप बताइएगा कितना होगी अपेरेंट डेप्थ? इसका म्यू की वैल्यू वही है, 4/3 है। कितना है? म्यू की वैल्यू कितना है? 4/3। तो अपेरेंट डेप्थ ये कितना दिखाई देगा? कितने डेप्थ पे दिखाई देगा? इतनी डेप्थ पे। और ये वैल्यू कितने के बराबर होगी? अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ v की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? v इज इक्वल टू क्या होगा? d बाई म्यू। d की वैल्यू कितना है? 24। और म्यू की वैल्यू कितना है? 4/3। तो कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। एक मिनट, ये कितना दिखाई देगी? कितने पे? 18 सेंटीमीटर पानी की सरफेस से ना। लेकिन कभी कभी मान लेते हैं ये वाली दूरी जो है, ये आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो आप क्वेश्चन पढ़ लेना कि ये जो दूरी है ना, ये पानी की सरफेस से पूछी गई है या चिड़िया की आंख से पूछी गई है। अगर चिड़िया की आंख से पूछी जाएगी तो कितना होगा? 20 + 18। तो कितना हो जाएगा? 38। और अगर पानी की सरफेस से पूछेगा तब 18। ये पढ़ जरूर लेना। आंसर कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। कर ले जाओगे ना? क्लियर रहेगा ना? चलिए अगला देखिए। अच्छा, ये तो मजाक टाइप का है। बताओ जल्दी, बगैर पेन छुए रुक जाओ। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फिश सीन बाय द ह्यूमन आई? यहां ह्यूमन आई से देख रहा है। बताइएगा इसका क्या पूछा है आपसे?
ह्यूमन आई से देखने पे ये कितने पे दिखाई देगी, कितने पे दिखाई देगी? पेन कोई नहीं चलाएगा, पेन सब चला रहे, ऐसे बताइए। ये तो एच रहेगा ही, और ये कितने पे दिखाई देगा? इसका अपेरेंट डेप्थ वी कितने के बराबर होगी? अपेरेंट डेप्थ वी कितने के बराबर होगी? एच बाई क्या होता है? म्यू होता है। एच की वैल्यू कितने के बराबर है? कितने पे है फीस? एच बाई 2, और कितना हो जाएगा? म्यू। तो कितना हो जाएगा यहां से, आंख से? एच प्लस, कौन सा सही हो जाएगा? समझ आ रही ना बात? ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। ये बीकर है, इसमें एक लिक्विड की ये लेयर है और दूसरे लिक्विड की ये लेयर है, ठीक। और इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर है? इसका म्यू इज इक्वल टू 1.5 और इसका म्यू इज इक्वल टू 2.5। 2.5 ये है, इतना दिया हुआ, और 15 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ है। 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां पे कोई चीज रखी हुई थी बॉटम पे। अपेरेंट डेप्थ बताइए इस बार कितनी होगी? अपेरेंट डेप्थ v की वैल्यू। अच्छा, ये इस बार 2 है ना, तो कितना हो जाएगा? इसकी हाइट डिवाइड बाई इसका म्यू, तो क्या हो जाएगा? h1 डिवाइड बाई म्यू 1 प्लस क्या हो जाएगा? h2 डिवाइड बाई म्यू 2। यही होगा ना, एक की वजह से अपेरेंट डेप्थ प्लस दूसरे की वजह से। 2 है ना, 2 मीडियम है, तो एक की वजह से प्लस दूसरे की, अगर 2 आ जाएगा तो सिंपली कितना आ जाएगा बताइएगा? h1 कितना है? 15, और म्यू की वैल्यू कितना है? 2.5 प्लस h2 कितना है? 15, और म्यू की वैल्यू कितने के बराबर? 1.5। तो ये कितना हो जाएगा? 150। तो 6 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? 10, कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। बस आंसर हो जाएगा, अपेरेंट डेप्थ। समझ आ रहा है? अगर यहां पे आई होती, ऑब्जर्वर होता, ये कहां से है? ये कहां से दिखाई दे रही है? अपेरेंट डेप्थ सरफेस से है, सरफेस से यहां कहीं दिखाई देगा, यहां पे ना, यहां कहीं दिखाई देगा सरफेस से 16 सेंटीमीटर पे। तो अगर 16 सेंटीमीटर पे दिखाई देता है और ये वाली दूरी कितना होती? 20 सेंटीमीटर। तो आई से पूछता तो कितना आंसर होता? आई से पूछता तो 20 प्लस 16 कितना हो जाता? 36 सेंटीमीटर। तो ये जरूर पढ़ लेना कहां से पूछ रहा है। अगर कहीं से नहीं दिया हुआ है तो कहां से आप निकालोगे? वाटर सरफेस से, ठीक है। कर ले जाओगे अपेरेंट डेप्थ के क्वेश्चन। अब एक कॉन्सेप्ट और मैं बताता हूं, यहां पे एक और वैरायटी इसके बगल में देखिएगा, ताकि ये वाली वैरायटी आपको समझ आए। ध्यान से सुनिएगा। ये एक लेयर है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर है? म्यू 1। और इसकी थिकनेस जो है वो कितने के बराबर है? d1। और फिर उसके बाद अगली लेयर जो है वो किसकी है? म्यू 2। और इसकी डेप्थ कितनी है? d2। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर है? म्यू 2 ना। और एक यहां पे और मीडियम है, ठीक। और इसकी डेप्थ जो है
D3 है ना, कितना है D3, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये जो है μ3 के बराबर है, μ3 के बराबर, ठीक है, कितने के बराबर है, μ3 के बराबर। अब जो आपकी आंख है, ऑब्जर्वर है, वो यहां पे लगा हुआ है, यहां पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर यहां पे है ना। अब आपसे पूछा है अपेरेंट डेप्थ कितनी होगी, क्या पूछा है, अपेरेंट डेप्थ कितनी होगी ना। तो अब इसमें देखिएगा, इसमें और इसमें फर्क क्या है, एक मिनट सुनिएगा। इसमें जो था ऑब्जेक्ट कहां पे था, बॉटम पे, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसमें ऑब्जर्वर कहां पे था, एयर में, और इसमें ऑब्जर्वर किसमें है, मीडियम में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर है, μ3 के बराबर। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं जिससे सारे क्वेश्चन निपट जाएंगे, चाहे इस तरह का हो चाहे किसी भी तरह का हो अपेरेंट डेप्थ का। लेकिन शर्त दो होगी, ये अपेरेंट डेप्थ का फार्मूला कब कब अप्लीकेबल होगा, पहली कंडीशन होगी जब इंसिडेंस एंगल बहुत छोटा हो ना, और दूसरी सिचुएशन ये होगी, पहली कंडीशन क्या होगी, इंसिडेंस एंगल बहुत छोटा होगा, और दूसरी सिचुएशन ये होगी कि रिफ्रैक्टेड, अच्छा कहां से देखा जा रहा है, रेयरर से किसमें देखा जा रहा है, रेयरर से किधर देखा जा रहा है, डेंसर। तो जब रेयरर से डेंसर देखोगे या फिर दूसरा इंसिडेंस एंगल क्या हो, बहुत छोटा हो, तभी ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा। अभी तक जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आप ब्रैकेट में स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। पहली कंडीशन क्या है, इंसिडेंस एंगल क्या है, छोटा, और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, रेयरर से किधर देख रहे हो, डेंसर। समझ आ रही ना बात। तो अब देखिएगा, एक मिनट, इसका वो दोनों बातें अभी लिख लीजिए, अभी मैं फिर बोल दूंगा, पहले यहां पे समझिए। एक फार्मूला मैं बता रहा हूं, जहां पे ऑब्जर्वर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखिए साइड में, डिवाइड बाई, ध्यान से सुनना, डिवाइड बाई क्या करिए, डिवाइड बाई क्या होगा, डेप्थ D3 डिवाइड बाई μ3 प्लस डेप्थ D2 डिवाइड बाई μ2 प्लस डेप्थ D3 डिवाइड बाई कितना, वो D1 डिवाइड बाई μ1। ये फार्मूला आपको याद रहे, आपका आंसर तुरंत का तुरंत आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये जानते हैं ये कहां से दूरी देगा, एक मिनट, ये जो अपेरेंट डेप्थ है ना, ये वाटर की सरफेस से नहीं है, फार्मूला ये कहां से है जानते हैं, आई से। अपेरेंट डेप्थ का फार्मूला ये कहां से है, आई से। देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक मिनट बढ़िया से समझना। इस वाले क्वेश्चन को करते हैं इसके तरीके से मान करके। अच्छा μ3 क्या है थोड़ा सा बताइएगा, μ3 कितने के बराबर है, एयर है ना, यहां पे μ3 कितने के बराबर है, 1 के बराबर, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1। देखना ध्यान से, कितना हो जाएगा, 1। और यहां पे D3 कितने के बराबर है, 20, और 20 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, μ3 कितने के बराबर, 1, 20 प्लस D2 कितने के बराबर है, पढ़िए, 15 डिवाइड बाई कितने के बराबर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई कितना, D2 ये बीच 1.5 प्लस 15 डिवाइड बाई कितना, 2.5। देखिए निकल रहा है कि नहीं, आई से, नहीं समझ आया। तो ये जनरल फार्मूला है, अगर कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता उसके लिए भी ये काम कर जाता। नहीं समझ आई बात, यही आएगा ना, बस ये दूरी कहां से देगा, आई से देगा। कहां से देगा, आई से देगा। तो ये आई से अगर आप निकालना चाहते हैं दूरी, तो सिंपली ये वाला फार्मूला आप यूज कर लीजिए, आई से आंसर दे देगा। समझ आ रही ना। अगर आपकी आंख किसी मीडियम में भी होगी तब भी आंसर पता चल जाएगा, कोई जरूरी नहीं है एयर में ही हो। समझ गए ना कॉन्सेप्ट को। अच्छा, जब आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है याद रखने में, अगर आपको सरफेस से निकालना है तो आप क्या करते हो, अगर आपको सरफेस से निकालना है, आई आपका ऑब्जर्वर जो है वो कहां पे है, एयर में है, तो सरफेस से अगर डेप्थ निकालनी होती है तो सीधा यही वाला तो फॉलो करते हैं, ये वाला पार्ट जो होता है
समझ आ रही ना बात? और अगर आपकी आई किस में है, मीडियम में है, तो इतना एक्स्ट्रा टर्म क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? तो आपके डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार फिर से मैं कंडीशन बोल दे रहा हूं, ये जितने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा है, जब इंसिडेंस एंगल क्या हो, बहुत छोटे हो, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है, रेयरर से डेंसर देख रहा है। समझ आ रही ना बात? तो अब एक क्वेश्चन हमारा बनता है जिसमें अच्छा दो वैरायटी, दो कंडीशन बोल रहा हूं ना, तो इससे पता चलता है दो वैरायटी बच रही है। जब इंसिडेंस एंगल बहुत छोटा हो तब के लिए पढ़े, तो बड़ा होगा तब क्या होगा वो पढ़ने जा रहे हैं। और फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या बोली, रेयरर से किधर देख रहे हैं, डेंसर। तो अगला क्वेश्चन क्या होता है, अगर डेंसर से किधर देखो, रेयरर, तो दोनों स्टेप वाइज करते हैं। पहले कहां से करते हैं, जब इंसिडेंस एंगल बड़ा हो, उसको देख लेते हैं, निपटा देते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द बॉटम ऑफ द सिलेंडर। एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है बॉटम ऑफ द सिलेंड्रिकल बीकर। ये सिलेंड्रिकल बीकर है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल बीकर है, इसके बॉटम पे क्या रखा हुआ है, ये वाली लाइन डॉटेड कर लेना। डॉटेड से क्या पता चलेगा, ये पिछला हिस्सा है, ठीक है, ये हो गया डॉटेड लाइन। अब यहां पे क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बॉटम पे, ठीक है, इसके बॉटम पे सिलेंड्रिकल बीकर के, जिसकी डायामीटर कितना है बताइए, 6 सेंटीमीटर। तो ये वाली दूरी कितने के बराबर है, डायामीटर 6 सेंटीमीटर ना। तो ये आधा कितने के बराबर होगा, 3 के बराबर होगा ना। अब इसके बाद कह रहा है हाइट कितने के बराबर है, यहां से कितने के बराबर है, 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 4 ना। अब आप देखिएगा 4 सेंटीमीटर फिल्ड कंप्लीटली विथ वाटर, ये किससे भरा हुआ है, वाटर से। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर है, 4/3 के बराबर, 4/3 के बराबर। कंसीडर द लाइट रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लीविंग द बीकर थ्रू ए कॉर्नर। लाइट रे कहां से पास होती है, बीकर से, और कहां से, कॉर्नर से। तो ये बीकर का ये क्या चीज है, कॉर्नर, तो लाइट रे ऐसे पास होती है। तो आप इतना मैथ आप जानते ही हो कि ये 4 है और ये 3 है, तो ये कितना होगा, 5 होगा। अच्छा लाइट रे अब यहां पे क्या करेगी, थोड़ा सा बताइएगा मुझे, ये वाली चीज क्या है, इसका नॉर्मल सरफेस का। अच्छा सरफेस के नॉर्मल से ये डेंसर से किधर जा रही है, रेयरर, तो टूवर्ड्स जाएगी या अवे, अवे जाएगी। तो मान लेते हैं ये लाइट इधर जाना था, इधर चली गई, अवे चली गई, ऐसे ऐसे चली जाएगी। समझ आ रहे? अब ये लाइट रे अगर इधर जाएगी तो ये कौन सी रे है, थोड़ा सा बताइए, रिफ्रैक्टेड। अच्छा रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बनाओगे तो ये क्या बताएगी, इमेज, क्या बताएगी, इमेज। और ये वाली डेप्थ को क्या बोलोगे, अपेरेंट। इस बार अपेरेंट डेप्थ जो होगी ना, उस फार्मूले से दाल नहीं गलेगी हमारी कि डी बाई क्या कर दे, डेप्थ पता है ना कितना है, 4। अरे डेप्थ कितना है, 4, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4। तो डी बाई म्यू कर दोगे तो अपेरेंट डेप्थ आ जाएगी ना। लेकिन ये फार्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि ध्यान से देखिएगा। अच्छा ये वाला एंगल थोड़ा सा बोलिएगा, ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन कौन सी है बताइए, नॉर्मल। अच्छा ये वाला एंगल कौन सा होगा, है कौन सा एंगल होगा, इंसिडेंस ना। अरे नॉर्मल से जो लाइट जा करके पड़ती है उस एंगल को क्या बोलते हैं, इंसिडेंस। अच्छा ये अगर इंसिडेंस एंगल है तो ये z है ना, तो ये भी क्या होगा, i ना। इस बार i एक बार देखिएगा, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। अगर ये 4 है तो हाइपोटेनियस कितने के बराबर, 5। इस बार साइन थीटा टेन थीटा के बराबर नहीं होगा। अभी रीजन बताया था ना, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। तो 3/5 3/4 कैसे बराबर होगा, इस बार नहीं दाल गलेगी, इस बार वो फार्मूला नहीं लगा सकते। तो अगर फार्मूला नहीं लगा सकते तो करेंगे क्या, ध्यान से सुनिएगा। इधर मान लेते हैं क्या चीज है, एयर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 4/3। हमारे पास स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स लॉ से देखिएगा जुगाड़ करते हैं, ध्यान से सुनना। स्नेल्स लॉ क्या कहता है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 डिवाइड बाई 3, जहां पे लाइट इंसिडेंट है, और इंसिडेंस एंगल कितने के बराबर है? साइन। अच्छा ये बताओ आई कितने के बराबर होगा? ये आई है तो ये भी कितने के बराबर? आई। अब थोड़ा सा अगर ऊपर वाले ने दिमाग दिया तो इस ट्रायंगल से देखिए, इस ट्रायंगल से ये 3 है और ये 5 है, तो ये एंगल कितना हो जाता है? 37। ये आपको पता है तो कितना हो जाएगा? साइन 37 ना। अगर एंगल के सामने कितना हो? 3, तो एंगल कितने के बराबर हो जाता है? 37, अगर साइड्स 4 और 5 है। क्लियर रहेगा ना? ये तो आप जानते हो ना। तो ये कितना हो गया? साइन 30। अब दूसरे में आ जाते हैं। दूसरे में ये वाला एंगल कौन सा है? आर। तो दूसरे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1, और साइन ऑफ कितना हो जाएगा? आर ना। और साइन 37 की वैल्यू बोलिएगा थोड़ा सा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3 डिवाइड बाई 5, 3 से 3 कैंसिल, साइन आर कितने के बराबर आ रहा है? 4/5। साइन आर 4/5 कब होता है? साइन आर 4/5 कब होता है? जब एंगल कितने के बराबर हो? 53। ये सब तो रटा हुआ है आपको, क्लियर है ना? एंगल कितने के बराबर? 53। अच्छा एक मिनट ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल थोड़ा देख करके बताइएगा कितने के बराबर है? कितने के बराबर है? ये आर है ना, तो ये भी क्या है? और आर कितना आ चुका है? कितने के बराबर है? 53। तो ये 53 है ना। अब ये निकाल सकते हो कि नहीं? निकल जाएगा कि नहीं? निकाल करके बताइए कितने के बराबर हो। निकल जाएगा ना? कौन से फार्मूले से? ये कितने के बराबर है? आर 53। अच्छा ये बताओ, ये 53 होगा ना, ये 53 होगा, तो tan 53 इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 3, और बेस कितने के बराबर है? h। अब वो अपेरेंट डेप्थ v बोलते हो ना, अपेरेंट डेप्थ को क्या बोलते हो? v बोलते हो। tan 53 की वैल्यू क्या होती है? tan 53 की वैल्यू कितना होती है? 4/3। तो 4/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/v। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9/4। देखिए आ गया कि नहीं आंसर? आंसर कितना आएगा? और अगर d बाई म्यू से कर देते, d कितना था? देखिए गलत वाला, d कितने के बराबर था? 4, और म्यू कितने के बराबर था? 4/3। तो कितना हो जाता? 3 आ जाती है अपेरेंट डेप्थ। गलत था कि नहीं था? नहीं समझ आई बात? क्या हुआ? नहीं समझ आया? एक बार फिर से। स्नेल्स लॉ ये समझ आया? स्नेल्स लॉ लगाइए। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर है? 4/3। और साइन ऑफ इंसिडेंस ना, इंसिडेंस कितने के बराबर है? अगर सामने 3 है और साइड 4 और 5 है, तो ये कितने के बराबर? 37। तो स्नेल्स लॉ लगा दिया। अब बाहर वाले में स्नेल्स लॉ लगाइए। 1 इंटू क्या हो जाएगा? साइन आर। तो यहां से कितना आ जाएगा? साइन आर इज इक्वल टू आ जाएगा। साइन आर इज इक्वल टू कितना आया? 53। अगर ये आर है तो ये भी कितने के बराबर है? आर के बराबर। तो ये कितना हो गया? 53। तो अब इस ट्रायंगल को हमने यूज किया, इस ट्रायंगल को हमने यूज किया। ये कितने के बराबर है? आर, वो सॉरी, ये कितने के बराबर है? अपेरेंट डेप्थ v के बराबर है ना, ये वाली चीज। और ये कितना है? 3 ना। और ये वाला एंगल कितना है? 53 ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से v आ जाएगा ना। v की वैल्यू कितना आ जाएगी? 9/4। क्या हुआ? समझ आया कि नहीं? ये वाला आने के चांस कम है। 99% कौन सा आएगा? जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो? बहुत छोटा हो।
लेकिन थोड़ा जानकारी रहनी चाहिए, अगर खुदा ना खास्ता पूछ दे तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और ऐसा, ये बीकर है और यहाँ पे मछली थी, और इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ 24 सेंटीमीटर पर सेकंड थी, 24 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक आदमी था, वो ऊपर से देख रहा था इसको ना। इस बार अपेरेंट डेप्थ के बजाय पूछता है अपेरेंट वेलोसिटी बताइए। क्या बताइए? अपेरेंट वेलोसिटी। अपेरेंट वेलोसिटी बताना है कितना, इस ऑब्जर्वर को इस मछली की अपेरेंट स्पीड कितना दिखेगी। अच्छा, अपेरेंट डेप्थ का फार्मूला क्या होता है? अपेरेंट डेप्थ का फार्मूला v इज इक्वल टू, अच्छा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है, म्यू इज इक्वल टू कितने के बराबर है? 4/3 के बराबर। अच्छा, अपेरेंट डेप्थ कितने के बराबर होती है? अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू डी बाई म्यू होता है। अच्छा, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा? अरे डेप्थ ये क्या है यार? ये डी है ना, ये डेप्थ डी है ना, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को टाइम से दोनों तरफ क्या कर दीजिए? डिवाइड। तो ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? स्पीड। क्या बन जाएगी? स्पीड इज इक्वल टू, ये भी क्या बन जाएगा? स्पीड बन जाएगी। ये भी क्या बन जाएगी? स्पीड। और ये स्पीड कौन सी, कितने के बराबर है? कितने के बराबर है? 24, और डिवाइड बाई म्यू कितने के बराबर है? 4/3। तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर पर सेकंड। बस आंसर हो जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन आपने किसके लिए किया है? अपेरेंट डेप्थ के लिए, वैसे ही क्वेश्चन किसके लिए सॉल्व हो सकता है? वेलोसिटी के लिए। सेम, डी बाई म्यू की जगह पे क्या हो जाएगा? वी बाई म्यू, स्पीड डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कर ले जाओगे ना? चलिए इसको कर लीजिए, फिर इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट देखिए। रुक जाओ, वे वो वाला पूरा खत्म करेंगे। देखो सुनो, मेरी बात को सुनो। पहला मैंने बताया, अगर इंसिडेंस एंगल क्या हो? बहुत छोटा हो, और एक करा दिया जिसमें इंसिडेंस एंगल छोटा ना हो। और दूसरा कंडीशन क्या बताया था उस फार्मूले के वैलिड होने के लिए? क्या होना चाहिए? रेयरर से किधर हो? डेंसर से। अब उल्टा करते हैं, जब डेंसर से किधर देखेंगे? रेयर। अच्छा, उसी कॉन्सेप्ट को हम करते हैं, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट, एक मिनट सुनना। ये जो चिड़िया थी, बर्ड अपनी जगह पे ही है, ठीक है, और यहां पे जो मछली थी, गामा जैसे दिख रहा है ना चिड़िया। चलो ऐसे बनाते हैं। हाँ हाँ, ऐसे ही रहती है। ठीक है, ये मछली है और ये बर्ड है। इस बार मछली देख रही है किसको? बर्ड को। तो इस बार ऑब्जर्वर ये है, ऑब्जर्वर ये है। तो इस बार कहां से देख रहा है? डेंसर से किधर देख रहे हैं? रेयरर देख रहे हैं। अच्छा, ये वाली हाइट, ये अब ध्यान से सुनिएगा, ये सुनिएगा, ये वाली, ये चिड़िया है ना, चिड़िया को थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। एट साली, इधर ये वाली जो दूरी है, ये मान लेते हैं h के बराबर है। कितने के बराबर? सरफेस से कितनी हाइट पे है? अच्छा, पिछली वाले में गहराई में था ऑब्जेक्ट, तो d से लिख दिया था, v कितने के बराबर कर दिया था? d के बराबर। इस बार ऊंचाई में है ना ऑब्जेक्ट, तो कितने के बराबर कर दिया? h के बराबर। तो चिड़िया कितने पे है? h पे।
अगर चिड़िया एच पे है तो इसको कितने हाइट पे दिखाई देगी? तो देखना, ध्यान से सुनना, अभी कितने हाइट पे है? एच पे है। कितने पे है? एच पे है। अब फार्मूला वही वाला वैलिड है, एंगल जब बहुत छोटा हो, म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन इज इक्वल टू क्या होता है? v डिवाइड बाई यू। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अच्छा एक बात बताना, म्यू टू किसे बोलते हैं? एक मिनट, म्यू टू है क्या? जहां पे कौन सी रे जाती है? रिफ्रैक्शन वाली ना। तो इस बार ध्यान से सुनना, जहां पे कौन सी रे जाती है? रिफ्रैक्टेड रे। तो इस बार ऑब्जेक्ट कहां पे है? यहां पे ना, ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो ऑब्जेक्ट से रे आएगी, तो ऑब्जेक्ट से रे जब आएगी तो इस तरह से आएगी ना। ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट से रे इधर आएगी, ये इंसिडेंट, ये दोनों कौन सी रे है? इंसिडेंट। ये कौन सी है? इंसिडेंट। तो रिफ्रैक्टेड रे इसमें होगी ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर है? म्यू, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे बर्ड है वो कितना है? 1। तो इस बार ऊपर म्यू टू कौन सा है? ये वाला ना, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे होती है ना। तो रिफ्रैक्टेड रे किसमें है? इस वाले में। तो ये क्या हो जाएगा? म्यू टू की जगह पे म्यू, और म्यू वन की जगह पे कितना हो जाएगा? 1। 1 इज इक्वल टू वी, कौन सी डिस्टेंस है वो जो फाइंड करना है? अपेरेंट। और ये u कौन सा है? हकीकत में कितनी हाइट पे है सरफेस से? h। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू h। ये अपेरेंट हाइट है। ये कौन सी है? अपेरेंट हाइट। अपेरेंट हाइट वो किसका फार्मूला था? अपेरेंट डेप्थ। उसमें क्या हो जाता था? म्यू बाई एच। अच्छा, डेप्थ मतलब नीचे, म्यू बाई एच, और एच मतलब ऊपर, तो क्या हो जाएगा? म्यू एच हो जाएगा। नहीं समझ आई बात? क्लियर है ना? जब ये कब फार्मूला है? जब कहां से देख रहे हो? डेंसर से किधर देख रहे हो? रेयरर। अच्छा इसका रे डायग्राम बना देते हैं। अच्छा ये कौन सी लाइन हो जाएगी? नॉर्मल। ये कौन सी हो जाएगी? नॉर्मल। अच्छा किधर? रेयरर से किधर जा रहा है? डेंसर। तो रेयरर से डेंसर जाएगा तो क्लोज टू क्या हो जाएगा? नॉर्मल। क्लोज टू क्या हो जाएगा? नॉर्मल। समझ आ रही ना बात? तो ये कौन सी रे हो जाएगी? रिफ्रैक्टेड रे। अब देखना ध्यान से, ये कौन सी रे है? कौन सी है भैया? रिफ्रैक्टेड। अच्छा रिफ्रैक्टेड आगे मिलेगी? किधर मिलेगी? पीछे। तो पीछे जब बढ़ाओगे तो एक चीज आप देखोगे, म्यू से मल्टीप्लाई हो जा रहा है ना, तो म्यू की वैल्यू हमेशा एक से क्या होती है? ज्यादा। तो इस बार किधर दिखेगा? पीछे। तो ये वाली चीज क्या कहलाएगी? अपेरेंट हाइट। और ये कितने के बराबर है? v। और वो v कितने के बराबर है? म्यू h के बराबर। बस आंसर हो गया। क्लियर रहेगा ना? ठीक है। यहां पे सुनना एक बार, इसमें कुछ है नहीं। ये कितनी हाइट पे ऑब्जेक्ट था? कितनी हाइट पे था? h हाइट पे था। अब आपसे पूछा है कि अगर ऑब्जर्वर कौन हो जाए? फिश हो जाए, तो ये बर्ड किधर दिखाई देगी या कितनी ऊंचाई पे दिखाई देगी? सरफेस से कितनी ऊंचाई पे दिखाई देगी? तो ये चीज फाइंड करना था। ये हमारे पास जनरल फार्मूला था, वही पहले वाला। म्यू टू का मतलब क्या होता है? जिसमें रिफ्रैक्शन वाली रे हो। तो इसमें ऑब्जेक्ट से रे आएगी, ऑब्जर्वर तो यहां पे, और रिफ्रेक्ट होकर के इस वाले में आएगी। तो रिफ्रैक्शन वाला म्यू ये है ना, तो रिफ्रैक्शन वाला म्यू रख दिया। और ये वाला कौन सा हो जाएगा? दूसरा वाला। अब बचा क्या? आपको v चाहिए था, और u कितने हाइट पे है? ऑब्जेक्ट कितने हाइट पे है? h। तो यहां से v निकल आया, ये अपेरेंट हाइट है। कौन सी हाइट है? अपेरेंट। तो अगर रेयरर से, वो डेंसर से किधर देखते हो? रेयरर। तो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और जब रेयरर से किधर देख रहे हो? डेंसर। तो ऑब्जेक्ट किधर आ जाता है? ऊपर। समझ आ रही ना बात? जब रेयरर से डेंसर देखोगे तो ऑब्जेक्ट किधर आ जाता है? ऊपर। इमेज किधर बनती है? ऊपर। और जब किधर देखते हो? डेंसर से रेयरर, तो इमेज किधर चली जाती है? पीछे। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा? वो फार्मूला क्या होता है? डी बाई म्यू। ये फार्मूला क्या होता है? म्यू एच। ये वाला था, यही था है? ज्यादातर क्वेश्चन जानते हैं किस पे आते हैं?
डेप्थ वाले पे, इस पे आता है, ये वाला बता दिया है मैंने, ठीक है। इससे आगे कल देखेंगे, ठीक है। हाँ स्लाइड आए, हो गया। ये फार्मूला समझ आया ना, दोनों चीजें क्लियर है ना आपको? हो गया ना? एक क्वेश्चन खाली बता दो बस। चौबीस सेंटीमीटर और यहां पे चिड़िया थी, बर्ड, 18 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर पे है? 18 सेंटीमीटर पे। ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है ना। आप ये बताइएगा कितनी कितनी दूरी पे दिखाई देगी बर्ड? कितनी अपेरेंट हाइट कितनी होगी? पीछे होगी ना, अपेरेंट हाइट किधर होगी? पीछे। और ये कितने के बराबर होगी? म्यू एच। म्यू की वैल्यू 4/3 है। म्यू की वैल्यू कितने के बराबर है? 4/3। तो म्यू एच हो जाएगा ना, एच की वैल्यू कितना है? म्यू की वैल्यू 4/3, एच की वैल्यू कितना है? 18, तो कितना हो जाएगा? 6। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। ये कहां से है 24 सेंटीमीटर? सरफेस से। अगर यहां से पूछा जाता बर्ड से तो कितना हो जाता? 24 48। ठीक है, बस इतना ही। थैंक यू। इसमें क्वेश्चन आते नहीं है, इसलिए मैंने एक उसी क्वेश्चन से दिखा दिया ताकि आपको क्लियर रहे ना। कर ले जाओगे ना? थैंक यू।